Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back again in the lecture series of chemistry. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म्स अप्लाई हो जाती है और कौन कौन सी टर्म्स यूज हो जाती है, वो सब हम आज देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बेटा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड हम किसको कहेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि अगर हम एक से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट्स मिक्स करेंगे इन सिंपल मोलर प्रोपोर्शंस में, तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, व्हेन two or more stable neutral compounds are mixed in simple molar proportions that will be called as a एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ओके बेटा, देखिए अगर हम KCl ले रहे हैं और हम MgCl2 ले रहे हैं और हम 6 टाइम्स वाटर भी ले रहे हैं, तो यहां पर सिंपल मोलर रेशियो है 1:1:6, दैट इज 1:1:6। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो यहां पर एक एडिशन कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स वाटर, जिसको आप केमिस्ट्री की जबान में कार्बोनाइट कहते हैं। इसी तरह आप अगर मिक्स करेंगे पोटेशियम सल्फेट, इसके साथ आप एल्युमिनियम सल्फेट भी मिक्स कीजिए और इसके साथ साथ आप 24 टाइम्स वाटर भी ले लीजिए, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा? दैट इज कॉल्ड बेटा पोटाश एलम। सो ये जो कार्बोनाइट और पोटाश एलम है, तो दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसी तरह अगर हम देखने की कोशिश करेंगे बेटा, अगर हम ऐसे बनाएंगे CuSO4 प्लस 4 टाइम्स अमोनिया, इन दो को मिक्स करेंगे तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है, दैट इज दिस वन NH3 और ये आपको मिलता है। सो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एन एडिशन कंपाउंड। तो हम सिंपली कह सकते हैं बेटा कि जब एक से ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल कंपाउंड जो है, अगर आप उनको मिक्स करेंगे इन सिंपल मोलर प्रोपोर्शंस में, वहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी सिंपली कॉल्ड एज एडिशन और मोलर कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये जो एडिशन या मोलर कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये हम कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में। इसको हम दो कैटेगरीज बना देते हैं। एक को कहते हैं बेटा डबल सॉल्ट्स,
और दूसरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, तो जो आपने अभी प्रिपेयर किए हैं एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को जब आपने प्रिपेयर किया तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स मिले। तो सारे कंपाउंड्स को आप नाम दे रहे हैं बेटा एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। लेकिन अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, जब प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं डबल साल्ट्स और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब किस चीज को बोलेंगे बेटा डबल साल्ट? अगर हम इन कंपाउंड्स को लेंगे और इनको डिसॉल्व करेंगे, अगर इनकी प्रॉपर्टी जो है, अगर इनकी आइडेंटिटी सेम रह गई जैसे इनकी सॉलिड स्टेट में थी, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर इनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, यानी कि डिफरेंट आ गई, यानी कि लूज हो गई इनकी आइडेंटिटी इन एक्वस फेज दैन इन सॉलिड फेज, तो हम उनको कह सकते हैं बेटा डबल साल्ट्स। तो हम कह सकते हैं बेटा सिंपली डबल साल्ट्स आर दोज addition compounds which loses its identity in aqueous medium। अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बोलाइट लिया है, अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे बेटा तो याद रखिएगा तो ना ये KCl रहेगा ना ये MgCl2 रहेगा, बल्कि इसको क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म K पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव प्लस बेटा Mg2 पॉजिटिव। तो इसकी जो शिनाख्त थी सॉलिड स्टेट में वो इसने खो दी इन एक्वस फॉर्म में, सो दैट साल्ट्स विल बी कॉल्ड एज डबल साल्ट्स। तो हम कह सकते हैं डबल साल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट ये खाली स्टेबल होते हैं किस स्टेट में बेटा, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्वस स्टेट में ये अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लेते हैं। ओके, नाउ जो हमारा मेन कंसर्न है दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसको हम कैसे डिफाइन करें, जरा लेट्स सी दैट थिंग। देखिए ओके बेटा, सेकेंड कैटेगरी जो एडिशन कंपाउंड की है दैट इज कॉल्ड बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या जिसे आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, चलिए हम कहते हैं कि वो एडिशन कंपाउंड्स बेटा, वो एडिशन कंपाउंड्स जो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे इन एक्वस एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, that they are stable in aqueous as well as in solid state, then that will be called as a coordination compound. Okay बेटा, so हम कह सकते हैं are those addition compounds which retains its identity in aqueous phase, aqueous medium, such compounds are called as what beta, those are called addition compounds. For example, हमने अभी एक addition compound बनाया था CuNH3 whole 4 and this was SO4। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको CuNH3 whole 4 ये होगा 2 पॉजिटिव प्लस आपको मिलेगा SO4 2 नेगेटिव। देखिए बेटा, जब आपने अमोनिया मिलाया था तो अमोनिया का सेपरेट टेस्ट नहीं हुआ, सेपरेट
केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया ने नहीं दिखाई है बल्कि कॉम्प्लेक्स ने दिखाई है। तो यहां पर जैसे इसकी यहां पर प्रॉपर्टी थी वैसे यहां पर भी प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो हमने डिस्कस किया बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर एक्चुअली द एडिशन कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ वेरियस एटम्स but those atoms maintain their identity in solid state as well as in aqueous state. So हम कह सकते हैं कि जो आपके coordination compounds होते हैं those are stable in aqueous, stable in solid as well as aqueous medium, solid as well as aqueous medium. ये solid medium में भी solid state में भी stable होते हैं और ये एक्वस स्टेट में भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दोज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा, इनकी बॉन्डिंग, इनका स्ट्रक्चर, इनका नॉमेनक्लेचर, इनकी प्रॉपर्टीज, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। So what is this coordination chemistry beta? Coordination chemistry is simply the branch of chemistry. Inorganic section में वो branch of chemistry जिसमें हम study करेंगे each and everything of coordination compounds या complexes, that will be called as a coordination chemistry. अब देखिए बेटा, ये जो coordination compounds होते हैं इनमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि इनको जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है, वो हमें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के है वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कौन कौन सी टर्म्स ऐसी है जो रिलेट है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के साथ या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, वो हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, चलिए हम देखना चाहते हैं व्हाट आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी। एग्जांपल में मैंने लिखा था कॉपर NH3 4 और मैंने ऐसे लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाहर मैंने लिखा था बेटा COSO4 यानी कि सल्फेट आयन। ओके, अब देखिएगा बेटा, ये जो स्क्वायर वाला पार्ट जो है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट का जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसको हम कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसके बाहर वाला पार्ट है, यानी कि दाएं और बाएं जो पार्ट खुला है, यहां पर ये ऑक्यूपाइड है, यहां पे ये खुला है, किसी कंपाउंड में यहां पे ऑक्यूपाई होगा, यहां पे खुला होगा, तो हम उस पार्ट को क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक, ओके। अब अगर हम जरा गौर से देख लें, यहां पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक मेटल है और उसके साथ अमोनिया अटैच्ड है बेटा। ठीक है, ओके। सो दिस कॉपर जो यहां पर होता है इसको हम कहते हैं मेटल एटम, मेटल एटम, और इसको हम कहते हैं आयन। और यहां पर जो ये अमोनिया है बेटा, ये जो अटैच्ड है यहां पर अमोनिया इस मेटल के साथ, इनको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to see what is this metal ion, you have to define this, what is metal atom और metal ion, और इसके अलावा आपको बताना है इसके बाद what are the ligands। ओके, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, what is metal atom और ion। metal atom और ion
we can simply say it is an atom or ion present in a coordination sphere to which the ligands are attached. सिंपल बात है कि वो एटम या आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, जिसके इर्द गिर्द में, जिसके आजू बाजू में अटैच है, कौन बेटा? वो वाले एटम जिनको हमने नाम रखा था लिगेंड्स। ओके बेटा, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एटम or ion in a coordination sphere to which ligands are attached or attached। ठीक है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड बेटा मेटल एटम और आयन। मेजॉरिटी जो यहां पर आपको दिखेंगे ये मेटल एटम, या आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखेंगे। तो याद रखिएगा, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बेटा, हमने बताया था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बना देते हैं इन न्यूट्रल स्टेट और इन व्हाट बेटा, इन आयन फॉर्म। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है यहां पर, व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। व्हाट इज अ लिगेंड? लिगेंड इज सिंपली, अगर हम लिगेंड की बात करेंगे बेटा, व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड वो एटम्स हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। यहां पर एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। ये एटम न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये चार्जेड भी हो सकते हैं। द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर attached to central atom by coordinate bonds are called as ligands। ओके बेटा, सिंपल आप याद रखेंगे, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो चार्जेड हो, वो पॉजिटिवली चार्जेड भी हो सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्जेड भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, विच आर अटैच्ड टू, जो अटैच होंगे, किसके अटैचमेंट में होंगे बेटा? सेंट्रल मेटल एटम के अटैच में होंगे, लेकिन बाय मीन्स ऑफ विच बॉन्ड्स? बाय मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सो वी कैन सिंपली से दीज लिगेंड्स आर व्हाट बेटा? दीज आर डोनर्स। ये डोनर्स होते हैं, ओके। और ये जो सेंट्रल एटम है बेटा, इट इज एन एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर होता है। चाहे अगर ये डोनर्स है तो ये डोनेट क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। याद रखिएगा बेटा इस चीज को, ये डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और ये एक्सेप्ट करेगा उन्हीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जो भी हमने ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में बेटा, कि जो भी केमिकल स्पीशीज, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आयोनिक हो, अगर वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लेविस बेस। तो यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं, दे एक्ट एज लेविस बेसिस। ठीक है, और यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, दैट एक्ट्स एज लेविस एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमने थोड़ी बहुत आपको क्लैरिफाई किया है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। आई विल लेटर ऑन डिस्कस दीज टू पार्ट्स, ओके। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको एक मेटल दिखेगा, और मेटल के इर्द गिर्द में आपको एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच दिखेंगे।
ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके, दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर एंड दिस विल बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब ये एटम होता है, यानी कि मेटल बीच में होता है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसको हम मेटल एटम भी कहते हैं और इसको हम आयन भी कहते हैं. अब ये मेटल एटम या आयन हम किसको नाम रखते हैं? तो हम बोलते हैं कि ये वो एटम है या आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जिसके अटैचमेंट में होते हैं ये वाले चीज, जिनको हमने नाम क्या रखा बेटा? लिगेंड्स. ओके, अब ये जो लिगेंड्स है, व्हाट आर दीज लिगेंड्स? दीज लिगेंड्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. अब बात करते हैं लिगेंड्स की. लिगेंड्स होते क्या है? लिगेंड्स सिंपली एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं. वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं या चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, जो कुछ होंगे वो आगे देखेंगे बेटा हम. विच आर अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम के अटैचमेंट में होंगे. लेकिन अटैचमेंट कौन सा होगा? वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अटैचमेंट होगा. अब देखिए, मैंने कहा यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं वो डोनर्स होते हैं. ओके, अगर ये डोनर्स है तो लेने वाला कौन होगा? ये मेटल एटम या आयन होगा, तो दिस विल बी एक्सेप्टर. ये डोनेट क्या करते हैं? ये डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, यानी कि एक डोनर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज लिविस बेस. सो प्रेफरेबली आप याद रखिएगा, जो भी लिगेंड्स आपके किताबों में है, जो भी आपके सर्वे में है, लिगेंड्स जो होंगे वो सब क्या होंगे बेटा? दोज विल बी लिविस बेसिस. और जो आपके सेंट्रल एटम होंगे वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो होंगे बेटा एक्सेप्टर्स. ओके, सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ लिविस एसिड बेस असाइनमेंट टू रन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके बेटा, चलिए, अब ये लिगेंड्स होते हैं और ये क्या होते हैं बेटा? एक्सेप्टर्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं सेंट्रल रेगुलेटर. ओके, अब द कॉम्बिनेशन ऑफ, याद रखिएगा फिर से मैं बोल रहा हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एटम एंड द लिगेंड्स, दैट इज कॉल्ड बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा आपको सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम प्लस आपको क्या दिखेगा वहां पर बेटा? आपको लिगेंड्स वहां पर होंगे. सो coordination sphere is simply the part of the coordination compound which contains what beta? Central atom plus उसमें क्या होंगे बेटा? Ligands, and this part is non-dissociated, non-ionizable जिसे हम कहते हैं. याद रखिएगा इसको बेटा, गौर से याद रखिएगा. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है जिसको आपने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये नॉन आयोनाइजेबल होगा. कुछ भी हो जाए ये आयोनाइज नहीं होगा. जब आप इसको पानी में डुबो देंगे इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, तो ये वाला चीज जो है सेंट्रल एटम और लिगेंड से एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं, एक दूसरे के यहाँ दूर नहीं चले जाएंगे, बल्कि पास पास रहेंगे. एंड देन दैट इज कॉल्ड नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज व्हाट बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर. ऐसे नाम से ही पता चलता है, अगर इसको पानी में डुबो दोगे तो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा और ये वाला पार्ट सिंगल ही ऐसे ही रहेगा. ओके बेटा, सो दिस इज योर आयोनाइजेशन स्फीयर एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम बेटा और एक नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज also named as what beta? Coordination entity. Coordination entity इसको हम बोलते हैं. याद रखिएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज बेटा. कहीं पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा होगा, कहीं पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी होगी, तो आप इसको बेटा गौर से याद रखिए. कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज वन एंड सेम. इसमें दो ही चीजें प्रेजेंट होगी, एक मेटल होगा सेंट्रल एटम और उसके इर्द गिर्द में लिगेंड्स होंगे और ये नॉन आयोनाइजेबल होगा. ओके बेटा, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर हम चार्ज की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, अगर उसको सेपरेट करेंगे, SO4 ये 2 नेगेटिव है तो उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा. क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है तो इसका नेगेटिव चार्ज है, तो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं.
So here we are going for the classification of complexes. Okay, beta? But on the basis of what? On the basis of charge present on coordination entity. Okay, let us see now. On the basis of charge of coordination sphere. On the basis of charge of coordination sphere, ठीक है बेटा? We have three types of complexes. हमारे पास on the basis of what? Charge of coordination sphere, we have three types of complexes. Let us see now. First one, second one, and third one. One is called a positively charged complex. इसको हम कहते हैं cationic complex. और दूसरा जो है that is neutral complex. और तीसरा जो है that is called anionic complex. तो आपको पता ही चला होगा कि कैटायनिक मीन्स पॉजिटिवली चार्ज. सो यहां पर जो चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और इस पे जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा बेटा. ओके, और इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज. ये नेगेटिवली चार्ज. ओके, so on the basis of charge of coordination sphere we have what? Cationic complexes, we have neutral complexes, and we have beta what? Anionic complex. Okay, बात आ रही है आपको बेटा समझ? ओके, चलिए. ये जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है नेम सजेस्टेड, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, और इस पे जो चार्ज होगा बेटा दैट विल बी व्हाट बेटा? दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज. ओके, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको. अभी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी हमने CuNH3O4, एंड इस पर मैं लिखूंगा ऐसे बेटा, यानी कि SO4 को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ. इसी तरह अगर मैं लिखूं CuCONH3O6 और यहाँ पे लिखूं बेटा 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे बेटा? दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अगर हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है PtCl2NH3O2, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है तो ये न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है. इसी तरह अगर हम कार्बोनिल्स की बात करें, मेटल कार्बोनिल्स की, ये देखिए बेटा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये होगा बेटा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. इसी तरह आपके एनायोनिक कॉम्प्लेक्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल FeCnO6 आपका ये है, तो इस पे मैंने रखा 3 नेगेटिव चार्ज. तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है. सो ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस को, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स को, कॉम्प्लेक्स एंटिटी को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स. ओके, and now in next lecture we are going to see the types of ligands on the basis of donating capacity. कितने एटम्स डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी लिगेंड में? ऑन दैट बेसिस वी विल क्लासिफाई द लिगेंड्स इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. होप आपने ये सब कुछ अंडरस्टैंड किया होगा. एंजॉय दिस लेक्चर. स्टे ब्लेस्ड. अस्सलाम वालेकुम.